नमस्कार मित्रों, मैं हीरा लाल अहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर RNT PG कॉलेज कप्पासन में आप सभी विद्यार्थियों का RNT PG कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। BA फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र का परिचय विषय पर मैं आज आपके सामने 8वां वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम समाज की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, यानी कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। समाज की अवधारणा क्या होती है, इस संदर्भ में समाज शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इनके क्या क्या अर्थ निकलते हैं, इस संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। समाज शब्द अंग्रेजी भाषा के सोसाइटी शब्द का पर्यायवाची है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियो शब्द से हुई है। सोशियो शब्द का शाब्दिक अर्थ सामुदायिक भावना अथवा सामाजिक संबंधों से होता है। अर्थ समाज वह है जिसके सदस्यों में परस्पर आपसी संबंधों के साथ साथ हम की भावना पाई जाती है, वही समाज है। यानी अगर सीधे शब्दों में समझें तो समाज शब्द का अर्थ यह निकलता है कि समाज लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जिसमें वहाँ के सदस्यों में आपसी संबंधों के साथ उनमें सामुदायिक की भावना का विकास होता है और क्रियान्विति भी होती है, वह समाज है। अब भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज की अलग अलग परिभाषाएं दी, जिन्हें हम क्रमानुसार अध्ययन करते हैं। नंबर 1, गिडिंग्स के अनुसार समाज की परिभाषा। समाज स्वयं एक संघ है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है जो औपचारिक संगठन और संबंधों का योग होता है। दूसरी परिभाषा है पार्सन्स ने दी है। समाज को उन मानव संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो साधारण साधन साक्ष्य के रूप में संबंधों के रूप में क्रिया करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। मैकाइवर पेज ने समाज की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाज रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार वे पारस्परिक सहयोग, मानव व्यवहार पर नियंत्रण और स्वतंत्रता की व्यवस्था है जो कि हमेशा परिवर्तित होती रहती है। सारांश में इन्होंने यह भी कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी में इन्होंने जिक्र किया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ पर हमें मैकाइवर पेज की जो ये परिभाषा है, इसकी हमें अलग से व्याख्या करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें परिभाषा अच्छी तरह समझ में आएगी। तो इनकी परिभाषा में जो पहला शब्द आया है रीतियाँ, या रीतियों से तात्पर्य समाज द्वारा स्वीकृत वह व्यवहार। यहाँ स्वीकृत मतलब ये होता है समाज जिसको मान्यता देता है, वह व्यवहार जिसको समाज मान्यता देता है वह स्वीकृत व्यवहार कहलाता है। जिनका लिखित में कोई संविधान नहीं होता है, परंतु उनकी पालना करना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य शर्त होती है, यानी उसको उसकी पालना करनी ही होती है। यदि जो व्यक्ति इन नीतियों की पालना नहीं करता है या नहीं कर सकने में समर्थ नहीं हो पाता है, तो समाज क्या करता है, उन्हें दंडित करता है, समाज उन्हें बहिष्कृत कर देता है, समाज उन्हें बाहर कर देता है। यही रीतियाँ मानव समाज के लिए निम्न व्यवहारों और अवसरों और संस्कारों पर दिखाई देती है, जैसे शिशु का जन्म, विवाह, मृत्युभोज आदि संस्कार ऐसे होते हैं जिन पर समाज की सामाजिक रीतियाँ प्रदर्शित होती है। यदि अगर यूँ कहें तो भारतीय सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों पर ये सभी रीतियाँ हमें देखने को मिलती है। अधिकारों के अभाव में समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। वैसे समाज में अधिकार और कर्तव्य समानांतर चलते हैं। यहाँ समानांतर चलने से तात्पर्य यह है कि जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा वहाँ अधिकार स्वतः उसे मिल जाएंगे, और यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो अधिकारों से उसे वंचित किया जाता है, समाज उन्हें अधिकारों से वंचित कर देता है। अब ये अधिकारों से वंचित करने के तरीके भी दो हो सकते हैं, और अनौपचारिक तरीके हो सकते हैं और औपचारिक तरीके भी हो सकते हैं। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य समाज के लिए, अधिकार स्वयं के लिए होते हैं, यानी कर्तव्य समाज के लिए और अधिकार स्वयं के लिए होते हैं। यदि व्यक्ति को समाज का भला करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, और स्वयं का अगर भला करना है तो वह अपने अधिकारों के लिए उसे
मांग कर सकता है, मांगने पर नहीं मिलने पर उसे संघर्ष भी करना पड़ता है। परंतु ये देखा गया है कि लोग समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कतराते हैं और अधिकारों के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब तक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है तब तक अधिकार लेने का हमें हक नहीं होता है। चौथा बिंदु मैं कई बार पेज की डेफिनेशन में आया था, पारस्परिक सहयोग। सहयोग के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। संयोग वह सामाजिक गुण है जिसके बल पर समाज की एकता और अखंडता बनी रहती है और समाज को दायित्व प्रदान करती है। सहयोग से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और इस संदर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने ठीक ही कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के सहयोग की जरूरत पड़ती है तथा व्यक्ति सहयोग देने और प्राप्त करने के लिए ही समाज में निवास करता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसे सामाजिक प्राणी बनाती है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसे अन्य प्राणियों से भिन्न भी बनाती है। मैकाइवर पेज की डेफिनेशन में अगला बिंदु आया था, अगला शब्द आया था मानव व्यवहार पर नियंत्रण। इस संदर्भ में किंग्सले डेविस ने लिखा है कि बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज की स्थिति जंगल में उस गुफा और सिंह की तरह हो जाती है जिस गुफा में सिंह पर काबू पाना संभव नहीं होता है। यानी जंगल में यदि कोई गुफा है और गुफा में अगर शेर बैठा है तो उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण समाज की स्थिति उस जंगल में बैठे हुए, गुफा में बैठे हुए शेर की भांति है जिस पर काबू पाना मुश्किल होता है। तो समाज में नियंत्रण नहीं होगा तो समाज पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकेगा। उसी प्रकार समाज अपने सदस्यों पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। परंतु समाज पर नियंत्रण के दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और दूसरा होता है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। मित्रों, दोनों में भिन्नता क्या होती है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में क्या होता है, समाज पर लोगों के व्यवहारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमें कानून का सहारा लेना पड़ता है। यानी जो संवैधानिक तरीके हैं उन्हें अपनाने पड़ते हैं। और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में समाज की रीतियाँ, जन रीतियाँ और प्रथाएं, परंपराएं, इनका सहयोग लेकर यदि हम समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करें तो उन्हें हम अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहा जाएगा। इसे हम निम्न एक उदाहरण से अपन अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी गांव में निवास करने वाले व्यक्ति ने अगर कोई जुर्म कर दिया है तो गांव की पंचायत बैठकर अगर उस पक्ष, दोनों पक्षों को सुनकर अगर न्याय करती है तो हम इसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण करेंगे। यदि वे दोनों व्यक्ति किसी कोर्ट में जाकर न्याय की अगर मांग करेंगे और उस पर अगर कोर्ट का निर्णय आता है तो उसे हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल करते हैं। मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। हम समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।